चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए तन, मन और धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके महान त्याग और बलिदान के कारण ही जनता ने उन्हें नेताजी की उपाधि से सुशोभित किया। अपने दृढ़ संकल्प, अजेय साहस और अपूर्व त्याग और अद्भुत शौर्य द्वारा उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उससे दूर, बहुत दूर विदेश में बिना किसी साधन और सहायता के एक विशाल संगठन करके समाज में कर्म साधना का एक आदर्श उपस्थित किया। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रतिभा संपन्न छात्र थे। आईसीएस की परीक्षा पास करके भी मई 1921 में उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। 24 वर्ष की आयु में ही सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में कूद पड़े। सुभाष उन व्यक्तियों में से थे जो दूसरों के यश में प्रतिष्ठित होना नहीं चाहते थे। सुभाष में स्वयं की आंतरिक चमक थी। उनका विश्वास था कि कायरों के नहीं, साहसी व्यक्तियों के सफल कार्य होते हैं। उनमें साहस था और उन्होंने अथक कार्य भी किया था, किंतु अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण और विशेषकर अपने ही देश में उन्हें वांछित सहयोग न मिल पाने से उनका अधिक सफलता प्राप्त नहीं मिला। पर भारत की जनता का प्यार उन्हें भरपूर मिला और आज भी भारत के बच्चे बच्चे पर सुभाष के नाम का जादू है, उसका असर है। सुभाष चंद्र बोस का सामाजिक चिंतन, सोशल थॉट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। जाति के बारे में क्या विचार है? सुभाष बोस का विचार है कि जातियों के सम्मिश्रण से जातियों में ऊर्जा बनी रहती है। प्राचीन भारत की उन्नति का एक कारण यह भी था कि भारत में विभिन्न जातियों के आगमन का क्रम बना रहा। विभिन्न संस्कृतियों के मेल मिलाप से नए विचार भी पैदा होते हैं और जातियों में नई जीवन शक्ति पैदा होती है। भारतीय संस्कृति के बारे में सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि पिछले 3000 सालों में बाहर से लोग नए विचारों, कभी कभी नई संस्कृतियों के साथ भारत में आए। ये सभी प्रभाव, विचारधाराएं और संस्कृतियां भारत के राष्ट्रीय जीवन में घुल मिल गईं। हम समय के साथ आगे बढ़े हैं। आज अपने प्राचीन पृष्ठभूमि के बावजूद हम आधुनिक संसार में रहने योग्य हैं और हमने अपने को उस संसार के अनुकूल ढाल लिया है। राष्ट्रवाद के बारे में विचार, सुभाष चंद्र बोस के विचार से भारतीय राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय का पोषक है। वह न संकुचित है, न स्वार्थी और न आक्रामक। भारतीय राष्ट्रवाद ने सत्यता, ईमानदारी, मानवता, करुणा के उच्च आदर्शों का समर्थन किया है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया है। भारतीय नारी के बारे में विचार, सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि जब तक भारतीय नारियां नहीं जागेंगी, भारत नहीं जाग सकता। वे भारतीय नारियों के सामर्थ्य से भली भांति परिचित थे और निश्चित रूप से कह सकते थे कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हमारी देश की नारियां नहीं कर सकती और कोई बलिदान अथवा कष्ट ऐसा नहीं जिसे वे सहन ना कर सकें। वे स्त्रियों को समान अधिकार देने के समर्थक थे। उनकी आज़ाद हिंद फौज में झांसी रानी नाम की एक रेजिमेंट थी। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थॉट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कर्मयोगी थे, कोई राजनीतिक, दार्शनिक, सैद्धांतिक विचारक नहीं। रामकृष्ण, विवेकानंद और अरविंद का उन पर प्रभाव था। विशेषकर विवेकानंद के जीवन से वे अत्यधिक प्रभावित थे। विवेकानंद के वाक्यों ने उन्हें स्फूर्ति प्रदान करते हैं। शंकर के
मायावाद के स्थान पर सुभाष पर इस विश्व को ईश्वर का क्रीड़ा क्षेत्र मानते थे। शंकर के मायावाद के स्थान पर सुभाष इसे विश्व में ईश्वर का क्रीड़ा क्षेत्र मानते हैं। उन्हें जगत की वास्तविकता मान्य थी। प्रगति की धारणा में उनका विश्वास था, उनका तर्क था कि प्राकृतिक जगत और इतिहास के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि विश्व प्रगति की ओर उन्मुख है। हमारी अंतःप्रज्ञता यही कहती है कि हम आगे की ओर बढ़ें। विचारों की रचनात्मक शक्ति में बोस का गहन निष्ठा थी। विवेकानंद के विचार उनके लिए प्रेरक शक्ति थे। वे यह भी मानते थे कि विचारों की अंत शक्ति स्वचालित होती है। राजनीतिक यथार्थवाद में विश्वास। सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक यथार्थवाद में से अनुप्राणित थे। उन्होंने गांधी जी की तरह राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात कभी नहीं की। उन्हें राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों का मिलना और धार्मिक राजनीतिक मामलों को मिश्रित करना पसंद न था। उनका विश्वास राजनीतिक सौदेबाजी में था। उन्होंने जीवन में राजनीति को राजनीति की तरह लिया और लिखा, राजनीतिक सौदागरों का रहस्य इस बात में है कि आप वास्तव में जितने शक्तिशाली हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली दिखाई दें। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की स्पष्ट और विनम्र शब्दावली उन्हें पसंद नहीं आई। उनका विचार था कि महात्मा जी को अपने देश का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राजनीतिक शक्ति के स्वर में बोलना चाहिए था। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुभाष बोस सशस्त्र संघर्ष के समर्थक थे और अपने जीवन के संध्या काल में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए सैनिक अभियान चलाकर अपने विचार को साकार कर दिया। अगला है पूर्ण स्वाधीनता के उपासक। सुभाष चंद्र बोस औपनिवेशिक स्वराज के विरोधी थे। वे नेहरू रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं हुए और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1929 में कांग्रेस प्रस्ताव पर उन्होंने इस शर्त पर हस्ताक्षर किए कि यदि अंग्रेजों ने इसे स्वीकार न किया तो कांग्रेस के अगले अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित कर दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की मनोकामना 1930 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण हुई। पूर्ण स्वाधीनता के लिए पुनः सविनय आंदोलन चला। अन्य नेताओं के साथ सुभाष जेल गए, पर जब आंदोलन अधविच में गांधी इरविन समझौते से भंग हो गया तो इस समझौतावादी नीति से सुभाष चंद्र बोस को बहुत ही क्षैम हुआ। कांग्रेस की राजनीति से निराशा होकर सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर सैन्य संगठन किया और सशस्त्र बल पर भारत को आज़ाद कराने का अभूतपूर्व संघर्ष छेड़ दिया। अगला है गांधी जी की नीति से असहमति पर गांधी जी के प्रशंसक। सुभाष चंद्र बोस व्यक्ति महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों के आलोचक हैं। उन्हें गांधी जी की अहिंसावादी नीति में निष्ठा नहीं। वे गांधी जी की भांति राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों को संयुक्त नहीं मानते। उन्हें गांधी जी की तरह धर्म और राजनीति का बंधन स्वीकार नहीं। पर व्यक्तिगत रूप से गांधी जी के लिए उनके मन में बड़ी इज्जत है। वे गांधी जी के दृढ़ चरित्र के प्रशंसक हैं और उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। देश के लिए गांधी जी के अथक परिश्रम, गांधी जी के हृदय की भक्ति, गांधी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति की सम्मुख वे नतमस्तक हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था, भारत गांधी जी को खोना नहीं चाहता और विशेषकर इस समय हमें उनकी आवश्यकता है ताकि हमारा संघर्ष घृणा और द्वेष से मुक्त रहे। हम आज़ादी के लिए उनकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। इससे अधिक और क्या कहें। हमें मानवता की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है। अगला है राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के साथ साथ
सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि देश की राजनीतिक स्वतंत्रता एक अनिवार्य तात्कालिक आवश्यकता है, तथापि वे इस बात को भी समझते थे कि सामाजिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष साथ साथ चलना पड़ेगा। उनका विचार था कि जमींदार, किसान, पूंजीपति, मजदूर, अमीर, गरीब के आंतरिक सामाजिक संघर्ष को स्थगित नहीं किया जा सकता। सुभाष राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक संघर्ष के साथ साथ चलाए जाने के पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि जो दल भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा, वही दल देश की जनता को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दिलाएगा। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कांग्रेस की अध्यक्षता का त्याग करके मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड नामक एक ग्रुप बनाया, राजनीतिक दल स्थापित किया। फॉरवर्ड ब्लॉक के झंडे के नीचे सुभाष बोस देश की वामपंथी शक्तियों को संयुक्त करना चाहते थे। इस दल का उद्देश्य था अहिंसावादी चक्कर में न पड़ते हुए भारतीय स्वतंत्रता को अतिशीघ्र प्राप्त करने के काम में संलग्न रहना। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल के प्रमुख सिद्धांतों का सार इस प्रकार व्यक्त किया: एक पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा उसको प्राप्त करने के लिए अविचल साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष, एक पूर्ण आधुनिक ढंग का समाजवादी राज्य, देश के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए वैज्ञानिक ढंग से बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण दोनों का सामाजिक स्वामित्व और नियंत्रण, व्यक्ति को धार्मिक पूजा पाठ में स्वतंत्रता, हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार, भारतीय समाज के हर वर्ग को भाषा, विषय और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, नवीन स्वतंत्र भारत के निर्माण में समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करना। ये 1941 में सुभाष बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक में अपने सिद्धांत दिए थे। सुभाष चंद्र बोस का बाकी क्या योगदान है? कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के विचार और कार्यकलापों को देखते हुए कतिपय क्षेत्रों में कहा जाता है कि वे फांसीवादी थे। डॉक्टर वर्मा ने इस प्रश्न के उत्तर में बड़े युक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने लिखा कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना दोनों में दिया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फांसीवादी अधिनायकों के सबल तरीकों के प्रति भावनात्मक झुकाव था। देश की आज़ादी के लिए हिंसात्मक तरीकों में विश्वास करते थे। इसलिए महायुद्ध के दौरान उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। विश्व के अनेक देशों में स्वाधीनता के लिए हिंसात्मक संघर्ष चलाया। हिंसा पर फांसीवाद का कोई एक अधिकार नहीं, लेकिन बोस का हिंसात्मक संघर्ष इसलिए फांसीवाद जान पड़ता है कि उन्होंने यूरोप और एशिया का फांसीवादी शक्तियों से सशस्त्र सहायता ली, नेता की उपाधि ग्रहण की, जो कि जर्मन के शब्द फ्यूरर का संस्कृत और हिंदी का पर्यायवाची है। दरअसल बोस को फांसीवाद के अतिवाद सिद्धांत में विश्वास नहीं था। उन्होंने साम्राज्यवादी प्रसार का समर्थन नहीं किया और न ही कभी जातीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को माना। उन्होंने फांसीवाद दर्शन के कुछ आधारभूत दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं था। सुभाष देश की आज़ादी के दीवाने थे, अतः देश के बाहर भारत के लिए मित्रों की खोज करने, ब्रिटिश विरोधी शक्तियों से सशस्त्र सहायता लेने से नहीं चूके। हमारा यही विचार है कि सुभाष बोस भारत की स्वतंत्रता के सेनानी थे, जिन्होंने देश की खातिर हर व्यक्ति से सहायता लेने की तत्परता दिखाई, फासिस्टों से भी और नाजियों से भी, पर वे फासिस्ट या नाजी नहीं थे। धन्यवाद। ये आज हमारी कहानी थी डॉक्टर या सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। धन्यवाद।